तो हम शुरू करते हैं। मैंने पिछली क्लास में और उससे पहले जब इंटरेक्शन हुआ था उसमें भी कुछ बातें बड़ा जोर दे के कही है, और मैं आज फिर वो बात कहूंगा आपको। आप किसी भी पैथी में जाएं, किसी भी पैथी में आप जाएं, जब तक आपको एनाटॉमी की नॉलेज ठीक नहीं होगी तब तक आप उस पैथी में पकड़ नहीं बना सकते। ये मैंने सबसे ज्यादा नोटिस किया है इसमें। और हमारे जो एक्यूप्रेशर के खास तौर से, एक्यूपंक्चर वालों को तो फिर भी अच्छी नॉलेज होती है, एक्यूप्रेशर वालों को एनाटॉमी की नॉलेज हमेशा परेशान करती है। तो आज पिछली जो क्लास गई थी तो वो तो एकदम बड़ा हल्का फुल्का लिया था हम लोगों ने। आज से जो हमारी क्लास चल रही है, 2 क्लासेस ये आज की और कल की संडे की, उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे नेक्स्ट वाला। कोशिश करेंगे 5 क्लासेस में आपको बेसिक एनाटॉमी की अच्छी नॉलेज है। ये बेसिक से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन इस पे पकड़ बनानी पड़ेगी। इसको उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा मेरे को महसूस हुआ, मुझे लगा कि यहां तक तो पढ़ाना चाहिए कम से कम, वहां तक का मैंने कवर करने का कोशिश किया है। उसमें एडवांस लेवल भी आएगा। कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि ये नाम वगैरह याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल कुछ नहीं करना है। आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप उसको बार बार देखें। बार बार देखेंगे तो आप उसको अच्छे से सीख जाएंगे, नाम भी याद हो जाएंगे। अगर आप 10 बार एक वीडियो को देख लेंगे तो उसमें आपको पूरा पूरा मोटा मोटी याद हो जाएगा। और सेकेंडली आपको और कुछ याद हो नहीं हो, ये पता लग जाएगा कौन सी बोन कहाँ पे है, कहाँ से जुड़ती है, क्या लिगामेंट है, क्या मसल्स है। हमें एक आइडिया हो जाता है। अगर कोई चोट लगती है, किसी को कुछ भी हो जाता है, तो हमें ये रहता है कि भी हाँ यहाँ पे एक वो पर्टिकुलर बोन है और ये उस पे चोट लगी है, तो हम उस बोन को सर्च कर सकते हैं, हम उस पार्ट को सर्च कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको हम अपने शरीर का, एक मानव शरीर की जो संरचना है उसका ज्ञान ठीक ठाक हो, ताकि उस पे आप अच्छे से काम कर पाए। भले ही आप प्रैक्टिशनर हैं, भले ही ना है, कुछ लोगों की के लिए ये चीजें बड़ी एकदम नई है, टिपिकल लगेंगी, और कुछ लोगों के लिए ये चीजें जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बड़ा इजी रहेगा, उनके लिए एक तरह का रिवीजन है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था, कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं इस वीक में जो मेरे सामने आई। एक तो कि क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सब सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। बेसिक ट्रेनिंग का 100 आवर्स की ट्रेनिंग का, 100 घंटे की ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले प्रैक्टिकल 7 या 10 डेज की क्लासेस, उसके ऊपर प्लान चल रहा है अभी क्या रहेगी, वो 7 या 10 दिन की प्रैक्टिकल क्लासेस का क्लियर होना करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ किताब पढ़ूं और निकल जाऊं। मेरा उद्देश्य मैंने पहली ही मीटिंग में क्लियर किया था कि जो भाई बहन इस कोर्स को कर चुके हैं और फिर भी परेशान हैं, जिन्होंने अपना समय दिया, पैसा दिया, और उसके बावजूद वो इस कार्य को नहीं कर पाए, करने का कोशिश किया, अपना वक्त जाया किया, और फिर भी वो इसमें असफल रहे किसी न किसी कारण से, तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो लोग वापस उस लाइन पे आए ताकि पैथी आगे बढ़ पाए। इसमें मैं आपको यही प्रयास करूंगा, मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा
कि आपको मैं एक एक चीज क्लियर करके निकलूं, ताकि इस चीज में आपको आइंदा दिक्कत नहीं, आइंदा आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़े। और जो लोग नए हैं उनको तो नए सिरे से, उनके लिए तो एकदम बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया वो कर पाएंगे। तो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा 100 आवर्स ट्रेनिंग का, और हर 10 क्लास के बाद में आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। जो पीछे की 10 क्लासेस गई हैं उसका एक पेपर लिया जाएगा, जो कि आप लोगों को ग्रुप बना के ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, और उस पेपर को आप हल करके मेरे को व्हाट्सएप पे देंगे, मेरे पर्सनल नंबर पे, या आपको कोई भी एक नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस नंबर पे आप अपना नाम और सारा कुछ लिख के वो पेपर मेरे को व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम अपने आप को जांच सकें। मुझे पता लगे कि मैंने आपको कितना सिखाया है, आपको पता लगे कि आपने कितना सीखा है, ताकि अगर कोई भी मिस्टेक पीछे की आती है तो हम उसको आगे रिकवर कर सकें। समय जो अभी आप लोग समय दे रहे हैं उस समय का 100% यूज हो, इसलिए हर 10 क्लास के बाद में एक असेसमेंट रहेगा, हम अपने आप को पीछे से नाप सकें हमने क्या कुछ किया है। पीपीटी वीडियोस आपके पास सारी की सारी उपलब्ध हैं, आप उनको अच्छे से देखिए, हर वीडियो को देखिए, आपको एक एक वीडियो में पूरी चीज मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को मैसेज करेंगे, तो बीच में एक आधी इंटरेक्शन क्लास रखते रहेंगे उन चीजों को क्लियर करने के। तो इस चीज को आपको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से लेके चलना है। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं कि कोई साइंस का स्टूडेंट सामने बैठा, कॉमर्स के स्टूडेंट भी होंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट भी होंगे, साइंस के भी होंगे, कुछ +2 लेवल के होंगे, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, है ना। कुछ लोगों का पढ़ाई से संबंध शायद 20-25 सालों से टूट गया होगा। तो सबका लेवल उस तरीके से मेंटेन करके मैंने प्रयास किया है, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है ताकि हम इसमें सफल हो पाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शनल रिपोर्ट्स पढ़े थे। डायरेक्शन जो है हमारी बॉडी की एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, उसको कैसे लिखा जाता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, डिस्टल, प्रोक्सिमल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो पिछली क्लास की अगर किसी कोई नया है तो पिछली क्लास की वीडियो को उठा के देखें, उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी की सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आपके सामने कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसमें इसी तरह की लैंग्वेज यूज होगी, वो लैंग्वेज आपको सीख लेनी। उसके बाद में हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें देखा था फंक्शन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की क्या फंक्शन है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स कितने टाइप की थी, 4 टाइप की, लॉन्ग बॉन्ड, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, और थी एक सिस्मोइड। 5वीं जो सिंगल बॉन्ड अपने मिलती है पटेला की, सिस्मोइड, तिल के आकार की, शीशम का सीड जिसको तिल बोलते हैं, तिल के आकार। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था शेकल्टन सिस्टम के 2 ग्रुप, एक एक्सियल, एक अपेंडिकुलर। तो हम जो शुरू करेंगे आगे वो शुरू करेंगे एक्सियल से। पहले हम जो ग्रुप है एक्सियल, उस ग्रुप को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग आगे अपेंडिकुलर करेंगे। आज हम लोग एक्सियल मैक्सिमम जितना कवर हो पाएगा उसको करेंगे, और उसके साथ साथ में कल की क्लास में, आज की क्लास में अगर संभव हुआ तो जरूर 2 पॉइंट पे बात करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग 2 से 4 पॉइंट पे बात करेंगे,
पिछली क्लास में जैसे 2 पॉइंट पे बात करी, उसी तरीके से एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके चलना है। हर पॉइंट अपने आप में यूनिक है, हर पॉइंट यूनिक है, और उसको सिंगल को कैसे यूज करना है, उसके बाद में उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, वो इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको बता दिया जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। शेयर कर लीजिए। पीपीटी आपको दिन में दे देगी थी आज इवनिंग में। तो एक्सियल सेकल्टन, एक्सियल सेकल्टन में हम लोग लेते हैं सबसे पहले स्कल। The skull rests on the upper end of the vertebral column and its bony structure is divided into 2 parts. जो हमारा सेकल्टन में स्कल है, जो ऊपर का पार्ट, ह्यूमन स्कल, ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये फेस की बोन्स और ये आपका स्कल, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसके अंदर ऊपर का जो ब्रेन का है इसको बोलते हैं क्रेनियम, ये पूरा, और ये जो फेशियल बोन्स हैं इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, ये फेस का और ये क्रेनियम का 2 पार्ट्स। स्कल जो खोपड़ी होती है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो क्रेनियम और एक फेस। क्रेनियम जो, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, जो फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स होती हैं उनसे मिलकर के क्रेनियम हमारा जो है ये बना होता है। इसमें ज्यादातर तो फ्लैट बोन्स होती हैं और कुछ एक इरेगुलर बोन्स होते हैं। जो क्रेनियम का ये पार्ट है, इसमें ब्रेन जो है आपका वो सुरक्षित रहता है, ब्रेन आपका इसमें सुरक्षित रहता है। ये कुछ एक बोन्स मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे इसको डिफाइन करते हैं, आगे से आगे खोलते जाएंगे एक एक चीज को। तो पार्ट ऑफ क्रेनियम में ये हमारे एक आती है सबसे पहले फ्रंटल बोन। आपका जो फोर हेड है, ये जो आपका माथा है, ये माथे का जो पार्ट है आपका, ये आपका फ्रंटल बोन कहा जाता है। फ्रंटल बोन ब्रेन को कवर करने के साथ साथ जो हमारी आई ऑर्बिट होती है, आंख का जो ये ऑर्बिट है, ये हाफ पार्ट जो मान लें, मोस्टली हाफ पार्ट को ये फॉर्म करती है, इसको बनाती है। आई ऑर्बिट का जो अपर पार्ट है उसको फ्रंटल बोन जो है वो बनाती है। और इसके अलावा इसमें जो साइनस होता है, एक बीमारी होती है साइनोसाइटिस। साइनस एक एक्चुअली प्लेन खाली जगह है जिसमें सिर्फ एयर भरी रहती है, और वो एयर, जितने भी साइनस होते हैं, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा साइनस के बारे में, जितने भी साइनस होते हैं उनमें हवा भरी रहती है, और उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो हल्का लगता है, हमें उतना ज्यादा भारी नहीं लगता है। अगर ये साइनस नहीं हो और उसमें हवा नहीं भरी हो, तो हमारी जो गर्दन है, हमारा जो सर्वाइकल पार्ट है, वो रेगुलर ब्रेन के वेट को उठाने में असंभव रहता है, उसका इम्पॉसिबल रहेगा, वो रेगुलर वेट उसके ब्रेन के वेट को नहीं उठा पाता है। तो ये जो साइनस होते हैं ये हमारे ब्रेन को एकदम तैरता रखते हैं ताकि वो हैवी नहीं हो गर्दन पे। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपको कभी जुकाम लग जाता है तो साइनस में इंफेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से, कोल्ड होने की वजह से आपका ब्रेन जो है आपका हैवी हो जाता है, आपको लगता है कि आप हेड को उठा ही नहीं पा रहे। तो ये काम साइनस का होता है। तो यहाँ पे जो साइनस होता है उसको, उसके कुछ पार्ट को ये फ्रंटल बोन जो है वो क्रिएट करती है, उसको बनाती है। ये एक होती है, सिंगल एक बोन होती है फ्रंटल बोन। और उसके बाद में आती है 2 पैराइटल बोन्स। ये जो ब्लू कलर में ये जो है, ये 2 होती है बायलेटरल साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में। और ये हमारी जो खोपड़ी है उसका ऊपर का, इसको रूफ को, ये उसकी छत बनाती है, स्कल की छत बनाती है। इसके अंदर ब्रेन जो है वो
सुरक्षित रहता है। और एक चीज आप देखिएगा, इसका एक पार्ट जुड़ता है फ्रंटल बोन से, और ये जो जिगजैग टाइप में लाइन दिखाई गई है उसको बोलते हैं सचर। मतलब ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट एज ए सिलाई, जैसे सिलाई होती है ना, टेलर सिलाई करता है, उस तरीके से ये सिलाई नुमा होता है, तो इसको बोलते हैं सचर। और ये इमूवेबल बॉन्ड्स होते हैं, ये मूव नहीं करती हैं, ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है, और ये दो होती हैं हमारी हेड के अंदर। थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है टेम्पोरल बोन का। ये आपका टेम्पोरल बोन्स हैं, ये भी दो रहती हैं, और ये सच्चर के द्वारा आपका पैरेटल बोन से और फ्रंटल बोन से तो नहीं, लेकिन सेफेनॉइड बोन से और पीछे ऑक्सीपिटल बोन से इस तरीके से जुड़ी रहती है। और यहाँ पे ये जो आपका, ये देखिए, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल है, सुनाई देने का जो रास्ता होता है कान का, उसको ये क्रिएट करता है साथ में। और ये आपका आगे ये फेशियल बोन है, इसको मैं अभी आगे डिफाइन करूंगा, उसके साथ में यहाँ से ये जुड़ी रहती है। टेम्पोरल बोन भी गिनती में दो होती है, पैरेटल भी दो होती है, और फ्रंटल बोन आपकी जो है वो एक होती है। उसके बाद में आती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ये सिंगल होती है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जो है ऑक्सीपिटल बोन रहती है, और ये जुड़ी हुई रहती है पैरेटल बोन के साथ और टेम्पोरल बोन के साथ। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टेब्रल कॉलम, उसके साथ ऑक्सीपिटल बोन ही डायरेक्ट जुड़ी रहती है। ऑक्सीपिटल बोन जो है वो डायरेक्ट उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। और जो पार्ट ये है इसको बोलते हैं मेस्टोइड, जो कि आगे मैं बताऊंगा, ज्यादा हैवी नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपकी जरूरत है, मुझे जो लगा इतना बढ़ा देना चाहिए, वहां तक मैं इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में ये आती है सफेनॉइड बोन। सफेनॉइड बोन, ये अब आप देखिएगा कि ये आपको लेफ्ट साइड का व्यू दिखाई दे रहा है, तो आप सोचेंगे ये राइट साइड में भी होनी चाहिए, दो क्यों नहीं है, ये सिंगल क्यों है? ये इसी तरीके से यहां से लेके दूसरी साइड तक एक सिंगल बोन है, एक सिंगल बोन है सफेनॉइड बोन। और आर्टिकुलेट करती है, मिलती है, मतलब ये आपके ऑक्सीपिटल के साथ पीछे अंदर से इंटरनली, ऑक्सीपिटल के साथ, टेम्पोरल के साथ तो ये मिल ही रही है, इसके साथ में पार्शियल एंड फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल बोन के साथ भी आपके सामने मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी शेप कैसी होती है? शेडल की तरह। शेडल मतलब जो घोड़े की काठी होती है ना, उसकी तरह, उस शेप में ये शेडल की तरह रहती है। ये दोनों साइड में होती है, तभी शेडल पूरी बनेगी। फिर आती है आपकी एथमोइड बोन, ये भी सिंगल बोन होती है, और एंटीरियरली अंदर की तरफ से ये मिलती है। और जो ऑर्बिटल कैविटी जो है ये आंख की, इसको पूरा करने में मदद करती है, और नाक के साथ इसका कनेक्शन रहता है, नोज के साथ इंटरनली। और ज्यादातर जो साइनस बनते हैं वो इसी बोन की हेल्प से बनते हैं, इथमोइड की हेल्प की वजह से। ठीक है, तो ये जो पार्ट हैं वो पार्ट में मैंने आपको पूरे किए हैं क्रेनियल के। क्रेनियल के पार्ट जो है मैंने आपके इसके पूरे किए हैं, और अभी मैं इसको सिर्फ एज ए पार्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो ब्रेन के हैं वो यहीं पे मिलेंगे, और जो लिखा जाएगा वो इसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि आपको टेम्पोरल पे या पैराटल पे या ऑक्सीपिटल पे या फ्रंटल पे या इथमोइड पे या सफेनॉइड पे यहाँ पे कहाँ मिल रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 20 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके लिए आपको ये जो आपका टेम्पोरल बोन का जो प्रोसेस है, ये मेस्टोइड, ये वाला, ये मेस्टोइड पार्ट है, तो यहाँ इसकी हेल्प से आपको ढूंढने पे मिलेगा, इसकी हेल्प से आपको ये ढूंढने पे मिलेगा। तो आपको ये नाम जो थोड़े थोड़े वो नाम आपको याद हो जाए, इसके लिए मैंने इसको डिफाइन किया है। अगर ज्यादा हैवी लगता होता दिखे किसी को तो मेरे को
मैसेज कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं शकल के सेकंड पार्ट की तरफ, वो है फेस। The skeleton of face is formed by 13 bones in the addition to the frontal bone. फ्रंटल बोन की मदद से जो 13 हड्डियां 13 बोन्स हैं उनसे मिलकर के आपका फेस बनता है। उसमें पार्ट्स ऑफ फेस में सबसे पहले आती है दो नेसल बोन। ये देखिएगा ग्रीन कलर में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बहुत छोटी बोन होती है। ये आपका जो सबसे ये वाला टू नेसल बोन्स। उसके बाद में दो लैक्रिमल बोन आती है जो आई ऑर्बिट के साथ में, ये यहाँ पे आई ऑर्बिट की दोनों सी ग्रीन कलर में आपको जो शो किया गया है, ये दो लैक्रिमल बोन आती है। फिर आती है दो जाइगोमेटिक बोन्स। जाइगोमेटिक ये चिक बोन, आपके जो ये गाल बनते हैं, ये बड़ी मेजर बोन है, ये आपको खूब काम देगी, आपको खूब आगे पढ़ने में मिलेगी। तो ये आपकी जाइगोमेटिक बोन जो है दोनों साइड में पेड़ है, दो बोन थी। उसके बाद में दो इंफीरियर कोंचा, इंफीरियर नेसल कोंचा, नाक के अंदर, ये जो आपका नोज है इसके अंदर से यहाँ पे अंदर जाके ये दोनों बोन यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद में आती है वन बोमर आपका जो नाक के अंदर, ये जो नोस्ट्रिल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल। यहाँ पे जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है और बीच में ये जो आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, इसके अंदर की बहुत पतली बोन होती है, ये एक बोमर, एक सिंगल बोन होती है। उसके बाद में आता है टू मैक्सिला। ये मैक्सिला है जो आपको येलो कलर में थोड़ा ब्राउन शेड में इसमें दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिला है। मैक्सिलरी के पीछे ये साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस। अगर इसमें इंफेक्शन आ जाए तो ये जो पार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस पार्ट में पेन मिलता है आपको। और इसके साथ में इसका ट्रीटमेंट बता दूं, अगर आपको मैक्सिलरी साइनस दिक्कत होती है, आपको जुकाम हो जाता है, आपको छींकें लगती हैं, जबरदस्त छींकें लगती हैं, और ये पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अगर आपका पेनफुल रहता है, तो इसके लिए आपका ST36 टोन करेंगे, ST36 टोन करेंगे। बहुत यूजफुल पॉइंट है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, तुरंत रिजल्ट देता है। दो मैक्सिला और एक मैंडिबल, ये आपकी जो ठुड्डी की हड्डी है मैंडिबल, ये एक सिंगल ऐसी बोन है पूरे स्कल में जो मूवेबल है। पूरे स्कल के अंदर आपके क्रेनियम में, आपके फेस में जितनी भी बोन्स हैं उन सब में एक सिंगल ऐसी बोन है जो मूवेबल है, जो मूव करती है, चबाने पे मूव करती है। और ये आपका पूरा आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है, क्रेनियम और फेस का जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने इस तरीके से पड़ा है। तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत से पॉइंट इस जगह पे भी मिलेंगे। आपको मिलेगा यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, ये जाइगोमेटिक बोन है, ये जाइगोमेटिक आर्च है, इसने ऊपर पैराटल आ गया है ना, ये सारा का सारा ये मेस्टर्ड प्रोसेस है, ये आपका फ्रंटल बोन है। और ये आपस में बोन्स किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब इसमें फेस में एक लास्ट बोन आती है हमारे टू पैलेटाइन बोन्स। ये आपको माउथ के अंदर मिलेगी, जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं तालू की हड्डी। ये है पैलेटाइन बोन्स, दो होती हैं और इंटरनल रहती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं किसी भी तरह से, ये मिलता है। इसमें एक चीज देखिएगा, टोटल जैसे स्टिचिंग की हुई, टेलर ने सिलाई कर दी, उस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, बाय द वे कोई एक्सरे आ गया आपके सामने, फेस का एक्सरे आया और आपको दिखाई दिया ये वाला पार्ट, आपने इस पार्ट को देखा है ना, इस पार्ट को देखें तो आपको लगेगा कि ये तो फ्रैक्चर है, कहीं ये ब्रेक तो नहीं हो गया। इसलिए आपको इसको बड़ी तसल्ली से रीड करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए इस तरीके की संरचनाएं हैं आपके हेड में, आपकी फेशियल बोन्स में। जब ये संरचनाएं आपको समझ में आएंगी
तो आप आगे एक्सरे पढ़ने में सक्षम होंगे। आपको पता लगेगा कि ये नहीं, ये तो है नेचुरली है, ये तो होता है, हमें पता है इसके बारे में। अगर इसके अलावा कहीं और आपको दिखाई देता है तब आप उसको जज कर पाएंगे कि हाँ नहीं, यहाँ फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आपको बोन का पूरा पता नहीं है, जब तक आप बोन की कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा किसी भी तरह की रिपोर्ट रीड करने में। आपको एक्सरे रीड करने में, आपको एमआरआई रीड करने में, सीटी स्कैन रीड करने में आपको दिक्कतें हैं। इसलिए मैंने आपको ये बोन्स जो है, बोन स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ाना शुरू किया है। आप इसको अच्छे से पूरा देखें। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे, इतने में ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और ये फ्यूचर में आपको खूब काम आएगा। अब उसके बाद में हमने दिया स्कल। स्कल में क्रेनियम और फेस। अब जो स्कल है उससे डायरेक्ट जुड़ी जो संरचना है वो है आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी, है ना, ये डायरेक्ट जुड़ा है। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी हेड है, आपका जो स्कल है, स्कल का क्रेनियम जो पार्ट है, उस क्रेनियम पार्ट का जो है आपका ऑक्सीपिटल बोन, उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका वर्टिब्रल कॉलम या आपका सर्वाइकल का फर्स्ट वर्टिब्रा। तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके 5 भाग होते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोसेक्स। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कुल टोटल 26 बोन से मिलकर के बना है। 26 वर्टिब्रा, 26 वर्टिब्रा इसमें आपके मिलते हैं और 26 वर्टिब्रा से ये मिलकर बना है सी के 7 सर्वाइकल के। अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, आपको देखना है सर्वाइकल सी से लिखा जाएगा, C1 to C7, थोरेसिक T1 to T12, लंबर L1 to L5, फिर सैक्रम S1 to S5 और कोसेक्स। जो फर्स्ट लेटर है उससे उसके आगे नंबर देके उसको काउंट किया गया। तो ये बोन का आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ये एंटीरियर व्यू ऊपर लिखा हुआ है। अगर फ्रंट से हम पिक्चर लेंगे स्पाइनल कॉर्ड की तो ऐसी आएगी। और ये आपका लेटरल व्यू, साइड से अगर लेटरल व्यू से हम लेंगे तो ये पिक्चर आएगी। और पोस्टीरियर व्यू, अगर पीछे से हम इसकी पिक्चर लेंगे तो ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। आपके एक्सरे जो आते हैं, एमआरआई आती है, उसमें आपको मोस्टली लेटरल व्यू और पोस्टीरियर व्यू देखने को मिलता है। सर्वाइकल, सर्वाइकल में C1 to C7 7 वर्टिब्रा होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सबसे छोटे वर्टिब्रा जो होते हैं वो सर्वाइकल के होते हैं, क्योंकि सर्वाइकल रीजन को सिर्फ हेड का वेट उठाना होता है, इससे ज्यादा इसको कोई वेट नहीं उठाना होता है, इसलिए ये वर्टिब्रास छोटे होते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, ये जो C1 वहां पे लिखा हुआ है एटलस और C2 पे लिखा हुआ है एक्सिस, फिर C3, C4, C5, C6, C7। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट वर्टिब्रा है C1, उसको टिपिकल टिपिकल वर्टिब्रा बोला जाता है, C1 और C2 दोनों को, क्योंकि इन दोनों वर्टिब्रास की शेप बाकी सभी वर्टिब्रास से अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिखाया है एटलस, इसमें आपको बॉडी नहीं मिलेगी, है ना। आपको अभी आगे जब मैं वर्टिब्रा बताऊंगा तो उसमें बॉडी मिलेगी, उसके अलग पार्ट होंगे। ये पूरा का पूरा होल है, यहाँ पे हेड जो है आपका वो टिका हुआ होता है इस जगह पर, इतना। ये 2 फोरामेन होते हैं अलग से, बाकी हर वर्टिब्रा में एक सिंगल फोरामेन होता है, एक सिंगल होल होता है, जैसे ये वाला है, ये इसमें से कोड निकलता है, जो आपके नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं। लेकिन ये जो फोरामेन साइड में मिलते हैं, इनमें से जो आर्टरी ब्लड लेके जाती है ब्रेन के लिए, वो इनमें से गुजरती है, इसलिए इसकी शेप अदर वर्टिब्रा से अलग होती है। और ये जो ग्रीन पार्ट दिखाया गया है, इस ग्रीन पार्ट में ये बोन है, लेकिन ये जो साइड में एक छोटा सा नीचे दिखाया गया है, ये आपका
जो कार्टिलेज होता है उससे बनी हुई एक संरचना होती है। ये टिका रहता है एक्सिस पे। अब आप देखिए एक्सिस की संरचना, एक्सिस में ये एक डिफरेंट संरचना, ये इसमें से गुजर के इसके ऊपर टिकता है, पूरा का पूरा संरचना बताई है। आप देखिएगा मेरी ये फिंगर्स, ये संरचना रहती है, और ये जो आपका पार्ट आता है एक्सिस का, एक्सिस जो वर्टिब्रा है उसका, उसमें से निकलता है, इसको बोलते हैं ओडोनेटोइड प्रोसेस, और ये निकलता है इस तरीके से, समझ रहे हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से निकलता है एटलस के अंदर से, और एटलस को होल्ड करता है, और एटलस के ऊपर आपका खोपड़ी है, ब्रेन है, आपका जो स्कल है वो टिका हुआ। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। और जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो सभी वर्टिब्रास में एक होता है, लेकिन इसमें ये देखिए दो साइड में विभाजित हो जाता है। तो ये दो टिपिकल वर्टिब्रा है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के, एटलस और एक्सिस, C1 और C2। उसके बाद में हमारा C3, C4, C5, C6, C7 तक पूरा का पूरा ऐसे कैसे चलता जाता है। ये वर्टिब्रास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इनका साइज भी बढ़ता जाता है। तो C7 है ये वाला, ये जो हमारी गर्दन के पीछे सबसे उठा हुआ पार्ट दिखाई देता है, ये C7 था, जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है। ये सारे के सारे स्पाइनस प्रोसेस जो आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा स्पाइनस प्रोसेस होता है C7, और ये है थोरेसिक का 1, E1। इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एटलस क्या है, एटलस के ऊपर किस तरीके से हमारा ब्रेन टिका हुआ है, और ये जो साइड में दो फोरामेन दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा अलग से, इन फोरामेन्स में से आर्टरी जाती है, हमारे आर्टरी जो है ब्लड की धमनियां जिनको बोल देते हैं, वो धमनियां ब्लड की खून लेके, ब्लड लेके ब्रेन को जाती है, वो इनमें से गुजरती है। तो ये हमारा हुआ सर्वाइकल, इसमें हमने सर्वाइकल को कवर किया है। और अब हम बढ़ते हैं आगे थोरेसिक की तरफ। ये हमारी थोरेसिक स्पाइन, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको वर्टिब्रा के बारे में बोला था, ये बॉडी। एटलस में आपको ये नहीं मिलेगा, एटलस में आपको ये नहीं मिलेगा, उसमें 3 फोरामेन थे, इसमें एक सिंगल फोरामेन, इसमें से कॉर्ड गुजरता है। ये आपका था C7, और ये आया T1। थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा है, 12 वर्टिब्रा, T1 टू T12। थोरेसिक 1 से लेकर के 12 तक। और ये हमारा थोरेसिक की वजह से ही थोरेक्स नाम पड़ा है हमारा, जो ये पूरा का पूरा पिंजर है इसका। तो थोरेसिक से रिलेटेड जो जितना भी पार्ट आपका आता है, उसमें आता है रिब्स का। ये जो रिब्स हैं, ये सारी की सारी थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच्ड हैं। थोरेसिक के T1 टू T12 वर्टिब्रा है, और रिब्स भी टोटल 12 है। 12 तो थोरेसिक वर्टिब्रा है, और 12 ही आपकी रिब्स हैं। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो T1 टू T12 मोस्टली इस पार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज इस पार्ट में प्रॉब्लम बहुत कम आती है। इसमें हाँ स्कोलियोसिस हो गया, या जैसे कुबड़ निकल जाता है, वो निकल जाता है, वो चीजें इसमें हो जाती हैं, तो वो जेनेटिक हो सकते हैं, उसके पीछे इंटरनल कॉजेज होते हैं। अदरवाइज आपको सर्वाइकल और लंबर की ही ज्यादा दिक्कत, ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको जो है वो देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझें, एक एक चीज को बड़ा डीपली आपको पकड़ना है, और उसी तरीके से आपको पकड़ के इसको चलना है, आप इसको सीख पाएंगे अच्छे से।
तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है लंबर वर्टेब्रा। लंबर वर्टेब्रा, नंबर 1 टू नंबर 5। ये नंबर थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, इसलिए एक बार हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। उसके बाद में फिर से हम लोग मिलेंगे। तो मैं जो बता रहा था आपको कि हमने अभी पढ़ा है स्कल, स्कल के 2 पार्ट्स, फेस और क्रेनियम। उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले सर्वाइकल, सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा, 7 में C1 और C2 जो है टिपिकल वर्टिब्रास हैं। फर्स्ट एटलस और सेकंड एक्सिस। किस तरीके से एटलस ब्रेन के साथ अटैच रहता है और एटलस के साथ कैसे एक्सिस अटैच रहता है वो भी मैंने आपको इसमें बताया। उसके बाद में हमारे जो वर्टिब्रास आते हैं, मैंने बताया था सर्वाइकल के जो वर्टिब्रास हैं वो सबसे छोटे वर्टिब्रा होते हैं साइज में। उसके बाद में अटैच होता है थोरेसिक। थोरेसिक के वर्टिब्रास मीडियम साइज के होते हैं, सर्वाइकल से बड़े रहते हैं, सर्वाइकल से थोड़े बड़े रहते हैं। 12 वर्टिब्रा है थोरेसिक में और 12 ही हमारी रिब्स हैं। तो हर वर्टिब्रा से एक रिब जुड़ी हुई है, उससे थोरेसिक केज बनता है और इस केज के अंदर आपका हार्ट, आपके लंग्स जो है वो सेफ रहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है केज पूरा हमारे हार्ट को और लंग्स को। हम अब चलते हैं थोरेसिक से आगे लंबर पे। लंबर, लंबर के 5 वर्टिब्रा होते हैं और साइज में सबसे बड़े होते हैं L1 टू L5। सबसे ज्यादा जो आपको समस्याएं मिलती हैं या तो सर्वाइकल में और या लंबर। सियाटिक नर्व का जो कंप्रेशन रहता है वो लंबर में रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट लंबर पे ही पड़ता है हमारे पूरे बॉडी का। और इसमें भी 2 व्यू मैंने आपको दिए हैं, एक लेटरल व्यू और एक आपका एपी व्यू, पोस्टीरियर व्यू कह सकते हैं इसको। अब ये चीज आप देखेंगे, ये एक वर्टिब्रा है, ये उसकी बॉडी है और इसके अंदर से जो ये येलो कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नर्व्स जो हैं, जो कोड इसके अंदर जो फोरामेन होता है, यहाँ से ये कोड इसके अंदर से निकलते निकलते जाती है
और यहाँ से ये अलग नर्व हर वर्टिब्रा के बीच में से नर्व निकलती है और उससे रिलेटेड ऑर्गन को कनेक्ट करती है और उस ऑर्गन का मैसेज ब्रेन को देती है और ब्रेन से वापस उनको जो भी मैसेज ऑर्डर कर देना होता है ब्रेन देता है, वो उस कोड के थ्रू, इन कोड्स के थ्रू ही वो मैसेज जाता है। तो हर एवरी वर्टेब्रा के बीच में से दोनों वर्टेब्रा के जो स्पेस होता है उस स्पेस में से ये नर्व्स निकलती हैं और उससे कनेक्टेड ऑर्गन को मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं। ये वर्टेब्रा आ गया आपका L1, ये L2 और बीच में ये जो ब्लू कलर की गद्दी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं डिस्क। ये डिस्क है और जब डिस्क का हर्निएशन होता है या डिस्क बल्ज होता है या डिस्क स्लिप हो जाती है तो वो इस साइड में होती है यहाँ पे। अब आप लेटरल व्यू से इसको अच्छे से समझ पाएंगे, इसमें होती है। तो यहाँ पे ये नर्व पे फिर कंप्रेशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से पेन बैक में, लेग्स में और लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके अगर कंप्रेशन बढ़ जाता है तो नमनेस, सूनापन, उसके बाद में जब डॉक्टर उसकी सर्जरी के लिए आपको बोल देते हैं भी आपको इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए, आप फिजियो करवाते हैं और करवाते हैं। आगे आपको कभी एमआरआई और एक्सरे की कोई क्लास लेंगे तो उसमें बताऊंगा कि कौन सी डिस्क हेल्दी है कौन सी नहीं है, तो आपको इसमें करना होगा। तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपको वेट करना पड़ा। तो मैं बता रहा था आपको लंबर का जो है, नंबर 1 टू नंबर 5। तो इसका आपको जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा उसमें एक एक वर्टेब्रा आप कैसे मेजर कर पाएंगे, आपको पता, आप कैसे अपने हाथ से कैसे चेक कर पाएंगे कौन सा वर्टेब्रा कहाँ पे लोकेटेड है, किस वर्टेब्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। तो मैं बता रहा था ये आपका नंबर 1, नंबर 2 और इनके बीच में जो ये गद्दी ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये है आपकी डिस्क। और ये डिस्क परनिएटेड हो जाती है, डिस्क बल्ज निकल जाता है या स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ये पीछे की तरफ जो ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये नर्व्स है और यहाँ पे आके आपको कंप्रेशन क्रिएट करती है। उसकी वजह से आपको रोजमर्रा की प्रॉब्लम में भी दिक्कत हो जाती है, पेन रहता है, नमनेस पैरों में, लेग्स में। तो ये सारी चीजें आपकी इसकी वजह से हो जाती है। और लंबर का जैसे मैंने आपको बताया सबसे लार्ज वर्टिब्रा, सबसे बड़े वर्टिब्रा, हैवी वर्टिब्रा होते हैं ताकि ये पूरी बॉडी का वेट जो है अपने आप पे उठा पाए। इससे आगे आते हैं सेक्रम पे। लंबर और सेक्रम को थोड़ा सा अटैच करके देखेंगे। ये आपका नंबर 5, L5, ये L4। L5 मोस्टली आपकी जो सियाटिक नर्व का कंप्रेशन होता है आपका L4-5 या L3-4, इसके बीच में आपको मिलता है। यहां से ये नर्व जो है, ये देखिएगा, ये येलो कलर की नर्व जो निकली है आपके SI जो जॉइंट है, ये इलियम है और ये सेक्रम है और ये दोनों को जिसने जोड़ दिया ये सैक्रो इलियक जॉइंट है। और इसके अंदर से यहां से ये जो नर्व्स दिखाई दे रही हैं इसके पीछे से, इलियम के पीछे से निकल के और यहाँ से इस फोरामेन से निकलती है चलेगी। तो ये अलग अलग पार्ट को कवर करती है, बैक साइड को, तो पोस्टीरियर व्यू है लेग्स का, लेटरल साइड को और आपके एंटीरियर साइड को, फ्रंट पार्ट को भी ये कवर करती है। तो इसमें अलग अलग पार्ट पे पेन आता है या अलग अलग पार्ट पे
नमनेस आता है आपको एक छोटे छोटे पार्ट में, आपको सिर्फ इतने पार्ट में पेन हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सियाटिक नर्व का पेन हो सकता है, मे बी हो सकता है, काफ पेन भी हो सकता है और ये सियाटिका नर्व का पेन हो सकता है। इसी तरीके से लेटरल साइड में जब हम जाएंगे तो सिर्फ इतने पार्ट में पेन आ सकता है, या थाई में सिर्फ इतने पार्ट में पेन आ सकता है, तो वो भी सियाटिक नर्व का पेन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो लोकल पेन हो, लोकल पेन होना कहीं जरूरी नहीं है। तो ये लंबर और ये आपका सेक्रम, सेक्रम के अंदर आपका जो सेक्रल पार्ट है उसमें 5 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए, उनको इस तरीके से अलग नहीं किया जा सकता जैसे आपके लंबर के, थोरेसिक के और सर्वाइकल के वर्टिब्रास को अलग किया गया था, उस तरीके से सेक्रम को नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके जो S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 और S5, इनका जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है, इनकी दोनों साइड में आपको फोर्मिना मिलता है जिनके अंदर से नर्व्स निकलती हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको जो दिखाया गया है, और ये यहां तक आपके आ जाता है, उसके बाद में आपका आ जाता है कोसिक्स। तो उससे पहले इस स्ट्रक्चर को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप कभी एक्सरे देखते हैं लेटरल व्यू से या एपी व्यू से, तो आपको ये चीजें दिखाई देती हैं, ये आपका जॉइंट है, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, ये आपका होता है इस साइड में। तो अगर आपको कभी एक्सरे लिखना पड़े लंबर रीजन का, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है लंबोसेक्रल स्पाइन, LS स्पाइन, लंबोसेक्रल स्पाइन विद SI जॉइंट, विद SI जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट के साथ में अगर एक एक्सरे आप लेते हैं, तो आपको बहुत सी स्टोरी आपकी जो है वो क्लियर कर देता है। इसलिए आप इस चीज को स्पेशली ध्यान में रखें कि आपको लंबोसेक्रल LS स्पाइन विद SI जॉइंट, इस तरीके से आपको एक्सरे की डेफिनेशन जो है वो करनी है, उसको आपको लिखना है। बात अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपका आता है स्पाइनल कोड का, वो है आपका कोसेक्स, टेल बोन, जिसको हम बोल देते हैं टेल बोन। इसमें 4 टर्मिनल वर्टिब्रास होते हैं, 3 to 5 भी होते हैं, कई लोग कई जगह मिलता है देखने को, लेकिन ये इतनी फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं कि आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते कि कितने वर्टिब्रा, सिंगल वर्टिब्रा ही काउंट होता है। जिस तरीके से सैक्रम को सिंगल काउंट किया गया है, उसी तरीके से कोसिक्स को भी सिंगल काउंट किया जाता है, फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं और बहुत ही एक छोटा सा ट्रायंगुलर बोन बनाते हैं। इसमें जिस तरीके से SI जॉइंट ये है, सैक्रम और इलियम आपस में जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से ये कोसिक्स और इलियम का ये पार्ट यहाँ पे आपस में जुड़ता है, इसको टेल बोन बोलते हैं। और ये लास्ट पार्ट है हमारे स्पाइनल कोड का। तो ये आपका कंप्लीट वर्टेब्रल कॉलम, उसके सारे वर्टिब्रास, सर्वाइकल के 7, थोरेसिक के 12, लंबर के 5, सैक्रम के 5, बट फ्यूज्ड, कोसिक्स के 4 या 5 या 3 जो भी है फ्यूज्ड है। इसको सैक्रम को फिर भी थोड़ा सा हम इसके फोरामेन की वजह से क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ये इस तरीके से ये हो सकता है, ये यहाँ पे ये वर्टिब्रा, लेकिन कोसिक्स में ऐसा डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फ्यूज्ड वर्टिब्रास आपको सैक्रम में मिलते हैं, आपको कोसिक्स में मिलते हैं और आपको स्कल में मिलते हैं। जो आपका क्रेनियम है वो सारे के सारे बोन्स हैं वो फ्यूज्ड कंडीशन में रहती है, फ्यूज्ड कंडीशन में रहती है। तो ये हमारा हुआ आज का वर्टेब्रल कॉलम। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट जो होता है केस, थोरेसिक केस। ये पूरा का पूरा जो आज मैंने किया है कंप्लीट, ये आपका एक्सियल सैकल्टन जो है
हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल के दो जो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है एक्सियल ग्रुप, उसको पूरे को मैंने इसमें लिया है। अब आपके जो थोरेसिक केज है उसमें आप क्या था, स्टार्नम ब्रेस्ट बोन, ये वाली इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ठीक है। और उसके बाद में आती हैं रिब्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफाइन कर दूं आपके स्टार्नम को। स्टार्नम में सबसे पहले ये आपको मिलता है जगुलर नॉच भी बोलते हैं इसको, इस पार्ट को जो ये आगे ये इससे जुड़ा हुआ है। वैसे ये आपका है यहाँ से ये क्लेविकुलर नॉच, ये क्लेविकल बोन जो कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इसके साथ ये अटैच्ड है, ठीक है। और इसको पूरे पार्ट को बोलते हैं मेनुब्रीम। तीन पार्ट है स्टर्नम के, ये मेनुब्रीम है और ये बॉडी है और ये है जिफॉइड प्रोसेस। सबसे नीचे वाला एकदम जो त्रिकोण की आकृति दिखाई दे रही है, ये आपका आता है जिफॉइड प्रोसेस। तो ये स्टार्नम। और उसके बाद में रिब्स। रिब्स में देखिएगा 12 रिब्स हैं टोटल, और उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रू रिब्स 7। 7 रिब्स जिनको ट्रू रिब्स माना जाता है, कौन सी हैं, जो स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है। काउंट करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 रिब्स जो हैं वो डायरेक्ट आपके स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद में 3 रिब्स आती हैं फॉल्स रिब्स। 3 रिब्स जो हैं वो फॉल्स रिब्स कौन सी, जो किसी न किसी कनेक्शन से स्टर्नम से जुड़ी हुई है। तो ये 3 रिब्स जो आपकी आती हैं 7 के बाद में 8 9 और 10। 8 नंबर वर्टिब्रा थोरेसिक का, 9 नंबर और 10 नंबर वर्टिब्रा, इन 3 वर्टिब्रा से ये 3 रिब्स आती हैं और आके ये 7 के साथ अटैच करती हैं। 7 के साथ अटैच करती हैं और फिर अटैच करती हैं स्टर्नम के साथ। इन 3 को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। तो ये आपकी आ गई फॉल्स रिब। और उसके बाद में आपके जो आया है, देखिएगा मैं भी आपको शो करता हूँ। ये इस वाले पिक्चर में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका 10 नंबर वर्टेब्रा आ गया थोरेसिक का, 11 और 12। और ये फ्लोटिंग रिब्स है, ये कहीं भी जाके मिलती नहीं है स्टार्नम के साथ। इनका जो ये एंड है ये फ्री रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो आप रिब्स से भी अपने थोरेसिक वर्टिब्रास को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट थोरेसिक केज। और इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बताता हूं अभी। अब ये देखिएगा, इसमें ये जो पार्ट बना हुआ है, इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, ये वाला। ये एक अलग सी संरचना है, ये यहाँ आई, यहाँ पे आके एक अलग संरचना बन गई। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ में आपकी जो रिब है वो जुड़ी हुई रहती है। ये सभी रिब्स में है, देखिएगा ये अलग एक डिफरेंट संरचना मिलती है। ये कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज से आपकी सारी रिब्स जो है, इस कार्टिलेज से ये देखिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये कार्टिलेज से स्टर्नम के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स जो आपकी हैं, मैं आपको दोबारा फिर से इसको बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये देखिए, ये कमेंट पे फ्री है और ये किसी भी तरह की कार्टिलेज से नहीं जुड़ी, इनके साथ कोई कार्टिलेज, क्योंकि ये स्टर्नम को कनेक्ट नहीं करती, ये स्टर्नम को कहीं भी कनेक्ट नहीं करती है, इसलिए ये आपका फ्री हो गया है। तो इसमें आपको
किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। हम अभी 10 मिनट आपस में बात करेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? सर समझ में तो आया है, पर डाउट भी काफी है। 50% मेरी तो समझ में आया, 50 रह गया। 50%? बिल्कुल अच्छी बात है। जो डाउट्स हैं वो भी अपने पास 10 मिनट का टाइम है, आप एक बार कर लें। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो फिर एक इंटरेक्शन की क्लास इस पे रख लेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, ताकि पूरा इसको क्लियर किया जा सके। लेकिन सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसको अगर हम 2-3 बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो भी ऐसा नहीं है कि आपने समझाया बड़े अच्छे तरीके से है, उसको अगर हम रिपीट कर कर देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल इसको रिपीट करके देखिए। वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का रहता है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप छोड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने फिर आगे इंटरेक्शन क्लास एनाटॉमी पे, पूरा एनाटॉमी करने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में हम लोग एक क्लास रखेंगे एनाटॉमी पे, पूरा उस पर बातचीत करेंगे। जो भी कोई चीज आपको रह जाती है, छूट जाती है, मैं नहीं चाहता, मैंने आपको पहले भी क्लियर कहा है कि इसमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता कि ऐसा जो आपको छूट जाए। राइट सर। अगर कुछ छूट गया, अब छूट गया, तो आगे हमें मेरिडियंस में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसीलिए सबसे पहले इसको उठाया है। जी। एनाटॉमी क्लियर होगी तभी हमें पता लगेगा कि मेरिडियन कहाँ से जा रही है। और जब तक मेरिडियन क्लियर नहीं होगी, आप एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सकते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन? नहीं नहीं, मेरे को और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मतलब सब समझ गए? लेकिन ऐसा होता नहीं है, व्यवहार में नहीं पाया जाता है ये, है ना। पूरी क्लास एकदम से समझ गई तो मतलब मैं सही समझा नहीं पाया। ऐसा कभी नहीं होता है कि सब लोग एकदम से समझ जाएं। कोई ना कोई डाउट जरूर होगा। अभी चाहें तो 2-4 मिनट में अपने क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हमारे पास है सुविधा व्हाट्सएप के जरिए। कोई किसी का किसी भी तरह का और क्वेश्चन है, एनाटॉमी को छोड़ के अगर किसी का कोई एक्यूप्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछली क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ट्रेनिंग से लेके कोई क्वेश्चन है, सिलेबस से लेके कोई क्वेश्चन है, तो आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है क्लियर करने की, मैंने पहले ही बता दिया था, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल सेशन के बाद में जो लोग प्रैक्टिकल में प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। हर 10 क्लास के बाद में असेसमेंट होगा, फाइनल प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल के बाद में आपको सर्टिफिकेट। सर प्रैक्टिकल कहाँ होगा? प्रैक्टिकल, ये कोई पूछने की बात है सुमन? नहीं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऐसे प्रैक्टिकल कभी ऑनलाइन हुआ है? हाँ, हुआ था। हाँ, वो हुआ था तो वो सक्सेस रहा, ये बताओ मेरे को। परसेंटेज तो अच्छे बन ही गए। परसेंटेज बन गए? सिर्फ परसेंटेज बने, और कुछ हुआ तो बताओ मेरे को। प्रैक्टिकल ऑफलाइन रहेगा, बाकी अभी देख रहे हैं कैसे क्या करेंगे, और पूरे ऑल ऑफ इंडिया से लोग हैं तो उनके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि उन्हीं के एरिया में या कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा जाए, उस पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवाएगा। बाकी देखिए कोशिश चल रही है, अभी आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, जो भी लास्ट तक रहेगा उसको डिसाइड करेंगे। कोशिश यही है कि भी अपने आप में इस ट्रेनिंग को एक यूनिक ट्रेनिंग बनाया जाए, और आप लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो।
और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक पेशेंट्स देखना नहीं आएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर वही सीन रहेगा, वही समस्या वहीं की वहीं। हाँ जी, तुलसीराम जी हैं? नहीं है। कोई लोग काला धागा बांधते हैं, पर मैं तो उसका K3 पॉइंट से कोई कनेक्शन है क्या? किस चीज में, कहाँ बांधते हैं? एंकल जॉइंट पे? शोल्डर की हड्डी भी क्या रिब्स से जुड़ी हुई है? नहीं, शोल्डर की हड्डी रिब्स से नहीं जुड़ी हुई। गले के नीचे जो आती है उसको क्लेविकल बोन बोलते हैं, कॉलर बोन, ये वाली, ये कॉलर बोन है। ये आपकी स्टार्नम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये इसका रिब्स से कोई कनेक्शन नहीं है। श्रुति ने क्वेश्चन किया एंकल जॉइंट पे। एंकल जॉइंट पे काला धागा जो लोग बांधते हैं, उसके पीछे एक्चुअली देखिए, एक बात समझिएगा, जो लेडीज पायल पहनती हैं, पायल पहनती हैं, कई लोग पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में फीमेल्स पाँव के उसमें एंकल जॉइंट पे कड़ा पहनती थी, एक ब्रासलेट टाइप में होता है, वो पहनती थी। तो उसके पीछे जो मेन लॉजिक था वो यही था, आपका K3, K6, UB60, UB62, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये सडन जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, है ना? तो उन पॉइंट्स पे इसका अपने आप उसका ट्रीटमेंट हो जाता था, अपने आप उसका ट्रीटमेंट हो जाता था। तो उसके लिए ये पहनते थे। अब कोई काला धागा बांध लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो वो तो एक अलग चीज है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन जो पॉइंट्स है, जो लोग पायल पहनती हैं, लेडीज फीमेल्स खास तौर से, क्योंकि समय नहीं मिलता था, हमारी सोसाइटी में ऐसा एक कल्चर था कि फीमेल्स खुल के बोल भी नहीं पाते थे, तो ये सिस्टम था कि उसको डाल दिया उसके हाथ में, जैसे चूड़ियां डाल दी या कड़े डाल दिए, तो उससे उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस हो जाते थे। या कान में, ये जो आपका कान छिदवाते हैं, ये माइग्रेन का स्पेसिफिक पॉइंट होता है, स्ट्रेस रिलेटेड पॉइंट होता है। और कुछ? तो माइग्रेन के लिए कान में भारी पहनना चाहिए? हाँ माइग्रेन की बिल्कुल, भारी पहनना चाहिए और गोल्ड का पहनना चाहिए। नहीं, मेरे पास दो दो दिन से पूछ रहे हैं फोन करके कि माइग्रेन के पॉइंट बताओ नहीं, ऐसे। एक्चुअली देखो, थोड़ा सा वेट तो रहना चाहिए एक्चुअली उस बाकी तो आजकल का सिस्टम अलग हो गया, थोड़ा सा वेट रहना चाहिए, थोड़ा सा वेट रहना चाहिए। उसको पंक्चर तो कर ही दिया, पंक्चर करने के बाद में उसमें मेटल डाला गया, ठीक है? उनको आप मेटल गोल्ड या सिल्वर ही क्यों? ताकि वो इन्फेक्टेड नहीं कल हो, इसलिए गोल्ड और सिल्वर को यूज किया। कल बताऊंगी दोनों को। बिल्कुल। थैंक यू सर। और कुछ, किसी का और कोई क्वेश्चन? नहीं है? इतने लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ 2 लोग 3 लोग बोले हैं, है ना? या तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, या मैं क्लियर कर नहीं पाया, दो ही बातें। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी बिहार से, कैसे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात?
अनम्यूट तो हैं आप? समझ पा रहे हैं? चलो ठीक है, आगे क्लास में देखेंगे। लोग तुलसीराम जी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय यू, थैंक यू। कल की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। कल की क्लास में आगे का पार्ट रहेगा परपेंडिकुलर सेकंडरी सिस्टम, और उसके साथ में अभी जो हमने आज और कल में जो पढ़ा होगा उसके साथ में कुछ पॉइंट्स, ताकि उनकी साथ में आपकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाए, और उनकी आपकी क्या उनके इंडिकेशन रहते हैं, क्या लोकेशन रहती है, कहाँ पे क्या काम करता है, किस तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे पिछली बार बताया था K1 और K3 का, उसी तरीके से वो बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।